Many have lived without love, but no one without water. W.H. Oden. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसमें आउटलाइन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, और एंड पे हम रेमिडीज़ को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में करंट सिचुएशन क्या है, वाटर क्राइसिस क्या है, ये इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब रिपोर्ट्स को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा है कि पाकिस्तान 2025 तक एक ड्राई अप कंट्री होगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान थर्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर रिसोर्सेज ने कहा है कि पाकिस्तान 2005 में ड्राई अप लाइन क्रॉस कर चुका है। और मज़ीद ये कि पाकिस्तान फोर्थ नंबर पर है दुनिया में जो अपने रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज को तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है। पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है? 1950s में पाकिस्तान की जब पॉपुलेशन 35 मिलियन थी तो 5600 मीटर क्यूब पर अन्नम वाटर अवेलेबल था। अब करंट सिचुएशन में जस्ट 900 पर अन्नम वाटर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। और मज़ीद ये कि पाकिस्तान का बिलियंस डॉलर का वाटर हर साल एनुअली लॉस हो जाता है। ऑलमोस्ट 20 बिलियन डॉलर का लॉस हो जाता है। 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर दे दिए गए, जिसमें काबल, जहलम और चनाब था। 3 ईस्टर्न रिवर इंडस, रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को दे दिए गए। इंडिया अपने हेजमोनिक बिहेवियर की वजह से किशन गंगा, वलर बराज और बगली हार डैम वगैरह प्रोजेक्ट वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के दरियाओं पे बना रहा है, जिससे आने वाले वक्तों में एक न्यूक्लियर वार का खदशा है। 1948 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के 3 ईस्टर्न रिवे मशरकी दरियाओं का पानी बंद कर लिया तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में शदीद लॉस हुआ। अब देखते हैं कि रीज़न ऑफ वाटर क्राइसिस क्या है। सबसे पहले है फेलियर ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आज तक आई हैं उन्होंने वाटर क्राइसिस पे गौर नहीं किया, इस पर कंसंट्रेशन नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। आप देखते हैं कि अयूब ख़ान ने 1960 में मंगला और तरबेला डैम बनाए। उसके बाद लास्ट 50 ईयर में 50 सालों में किसी ने डैम बनाने पर तवज्जो ना दी। पाकिस्तान में जस्ट कोई 150 छोटे बड़े डैम्स हैं, और इसके मुकाबले में इंडिया में 4000+ डैम्स हैं, और चाइना में थाउजेंड्स में हैं। हमारी गवर्नमेंट्स में आप देखते हैं ध्यामर भाषा प्रोजेक्ट आप देखते हैं 2000 में कंटिन्यू हुआ, और अब तक वो प्रोजेक्ट ही हो रहा है, कागज़ों पे कार्रवाई हो रही है, कोई प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं हो रहा। जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उस पर कोई इस पर कंसंट्रेशन नहीं है। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे पास मंगला और तरबेला डाइम्स थे उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई है। मंगला की 25% और तरबेला की 13% डीसिल्टिंग की वजह से कैपेसिटी कम हो गई है। और इस वक्त हमारे पास करंट स्टोरेज कैपेसिटी जस्ट 10 मिलियन एकड़ फीट की है। उसकी वजह से हमारा 106 मिलियन एकड़ फीट एनुअली वाटर लॉस हो जाता है। श्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर लॉस, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो श्रिंक हो रहे हैं सिल्टिंग की वजह से। पाकिस्तान में नए डैम नहीं बनाए गए। पाकिस्तान का जो कनाल सिस्टम है वो ओल्ड सिस्टम है, उसमें सीपेज बहुत ज़्यादा हो रही है, सारा पानी डायरेक्ट समंदर में चला जाता है। हमारे जो वाटर रिसोर्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डैम्स ना होने की वजह से तेज़ी से कम हो रहे हैं। मलेशियस डिज़ाइन ऑफ इंडिया, इंडिया जो है पाकिस्तान के 3 वेस्टर्न रिवर जो इसको इंडस ट्रीटी के तहत दिए गए हैं उन पे अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ताकि वो पाकिस्तान का पानी कंट्रोल कर सके, पाकिस्तान में डिज़र्टिफिकेशन कर सके, पाकिस्तान को एक सहरा बना सके। जो पाकिस्तान के पास बेस्ट कनाल सिस्टम है उसको, इंडस सिस्टम है उसको इम्पेक्ट कर सके। जैसा कि आपको मैंने बताया किशन गंगा प्रोजेक्ट है, वलर बराज प्रोजेक्ट वगैरह हैं। आगे पाकिस्तान इसके लिए 3 वार्स भी कर चुका है। कश्मीर की इंपॉर्टेंस इसलिए पाकिस्तान है, इसलिए उसे शाह कहा जाता है कि पाकिस्तान का ब्लड यानी वाटर वहाँ से आता है। जैसा कि मोदी ने कहा है कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट रन टुगेदर, तो इससे ये शो होता है कि वो पाकिस्तान के आने वाले वक्तों में सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब करेंगे। पोर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान के पास रिसोर्स अवेलेबल है वो बहुत पोर है। हमारे पास इंडस रिवर प्रोजेक्ट सिस्टम है जो दुनिया का सबसे बेस्ट कनाल सिस्टम है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी नहरें वही है जो गोरों ने बनाई थी 1918 में, तो वहाँ पे सीपेज बहुत ज़्यादा है। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो टेक्निक्स हैं वो पुअर है, हमारी इंडस्ट्री में पुअर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा डोमेस्टिक यूज़ हमें नहीं करना आता, गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही, और वो इंडस्ट्री ट्रीटी जो एग्रीमेंट है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। आगे है वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स,
कि जो हमारी एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, हम फ्लडिंग है, हम पानी को खुला खेतों में छोड़ देते हैं, हमारे पास स्प्रिंकलिंग और ड्रिप इरीगेशन नहीं है, जो कि आप देखें इंडिया में और इसराइल में ड्रिप इरीगेशन के तहत वाटर को बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री में वाटर है उसको भी सेव नहीं किया जाता। मज़ीद ये कि एग्रीकल्चर में हमारा जो पर ड्रॉप वाटर है प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है एज़ कंपैरिजन अदर वर्ल्ड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो बनने के वक्त 35 मिलियन थी, अब 220 मिलियन है और जो 250 तक 350 मिलियन हो जाएगी। तो इससे ये शो होता है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन वो तेज़ी से बढ़ रही है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो उससे भी कम हो रहे हैं। हम compete नहीं कर रहे अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं। आने वाले वक्तों में विद इन द कंट्री एक प्रॉक्सी वार का ख़तरा है। इंटर प्रोविंशियल डिसहार्मनी, हमारे जो प्रोविंशियल हैं वो बात करते हैं कि हम जी अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर। सिंध कहता है काला बाग डैम प्रोजेक्ट आप देख लें, जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए। रिसेंटली काफ लीग ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए, मोहन इलाही ने। इस पे सिंध वाले कहते हैं कि ये हमारी लाशों के ऊपर से बनेगा, हम सिंधु देश की बात करेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान वाले बात करते हैं, KPK वाले बात करते हैं। तो हमारे जो प्रोविंशियल डिसहार्मनी का ख़तरा है। पोर एंड इल कंस्ट्रक्शन कनाल सिस्टम, हमारा कनाल सिस्टम 1918 वाला है, हमने कोई इसमें न्यू रिवैम्पिंग नहीं की, न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं की। 40% सीपेज कनाल हमारे में हो जाती है, पानी नीचे फ्लो हो जाता है जो फील्ड तक नहीं पहुंचता। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960s में हुआ था, जिसके तहत 3 वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान को दे दिए गए और 3 ईस्टर्न रिवर इंडिया को दे दिए गए, जिनमें काबल, चनाब और जहलम पाकिस्तान को दे दिए गए, रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसको फुलफ़िल नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी इस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं कर रहा। आगे है कि लोवरिंग वाटर टेबल, पाकिस्तान मिनी डैम ना बनाने की वजह से जो वाटर की सरफेस है वो लो हो रही है। जैसा कि आप देखते हैं कराची में या लाहौर में वाटर अब इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसकी सरफेस लो हो रही है डेफिशिएंसी की वजह से। उसके मुकाबले में चाइना और इंडिया स्मॉल डैम्स बना रहे हैं, वाटर स्टोर कर रहे हैं ताकि जो वाटर सर्विस है वो अप रहे। फर्दर ये कि हमारे पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, हमें जो वर्ल्ड बैंक वगैरह या IMF सपोर्ट करता है तो हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इतने रिजर्वायर नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, रेवेन्यू नहीं है कि हम डैम्स वगैरह बना सकें। जैसा कि इंडिया की या चाइना की बिलियंस की इकोनॉमी है। हमारे प्रोजेक्ट आप देख लें, दयामर बादशाह जो 2000 में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त उसकी लागत $2 बिलियन थी, अब वो $14 बिलियन हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास मनी नहीं थी और आज भी नहीं है। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लूमिंग वाटर क्राइसिस के इम्पैक्ट्स क्या है? डिवेस्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर है वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि हम हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, उसके लिए वाटर ज़रूरी है। जब हमारे पास वाटर कैनाल्स में नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारी यील्ड कम हो जाएगी, जो हमारी फर्टाइल ज़मीन है वो डिज़र्ट हो जाएगी, वो सहरा बन जाएगी। तो जैसे बरानी एरियाज़ हैं या जो थल के एरियाज़ हैं वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम 8वें नंबर पे हैं ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट की वजह से। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो वाटर के कम हो रहे हैं और हमारा जो रेनफॉल है वो इरेगुलर पैटर्न है। रीजनल इंस्टेबिलिटी या न्यूक्लियर वार, अभी UNO ने कहा है कि जो तीसरी व थर्ड वार होगी वो वाटर पानियों की जंग होगी। मीन्स के जब इंडिया हमारा पानी रोकेगा ईस्टर्न रिवर का या वेस्टर्न रिवर का, तो हम खुश्क ड्राइनेस की तरफ जाएंगे। जो हमारे जो इलाके हैं वो डेजर्ट बन जाएंगे, सहरा बन जाएंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हम वार की तरफ जाएंगे। तो ये ब्लॉक्स दुनिया में बन रहे हैं पानी की वजह से। ये आप देख लें पैसिफिक में चाइना और अमेरिका की कोल्ड वार स्टार्ट है, तो जो थर्ड वार है वो पानी की वजह से होगी। आप देखें रीजनल इंस्टेबिलिटी भी इसी वजह से है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कि इंडिया प्रोजेक्ट्स बना रहा है डिफरेंट, तो पाकिस्तान को उस पर एलिगेशन हैं। नेशन डिसइंटीग्रेशन, अब आने वाले वक्त में हमें काला बाग डैम वगैरह इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो जो सिंध है वो सिंधु देश की बात करेगा, जो बलूचिस्तान है या KPK है वो उनके भी अपने एलिगेशंस हैं, ब्लेम्स हैं। तो उसकी वजह से जो अनारकी फैलने का ख़तरा है कि सूबों के दरमियान फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान एक नेशनल डिसइंटीग्रेशन का ख़तरा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारी जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडस्ट्री तक कम पहुंचेगा, तो ख़तरा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी। तो और नेक्स्ट पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, जब लोग जहाँ पे पानी होता है उस तरह माइग्रेट करते हैं। जब आप देखेंगे कि हमारी जो 65% जो हमारी जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर क्रिएट करती है, 24% GDP का जो पार्टिसिपेशन है वो एग्रीकल्चर करती है।
जब ये नहीं होगा या कम हो जाएगा तो लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट करेंगे। जब ये माइग्रेशन होगी तो शहरों में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी और उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो अनार्की की सिचुएशन होगी, लोगों में एक सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी। सोशल क्राइसिस क्या है? सोशल क्राइसिस ये है कि हमारे हेल्थ सेक्टर पे जो वाटर क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट बहुत बैडली होगा। देखें आप, टाइफाइड, हेपाटाइटिस या उसके बाद हेपाटाइटिस ए बी सी है, डायरिया है बच्चों में, वो बहुत तेज़ी से फैलेगा। इस वक्त ही पाकिस्तान में 26% लोग हेपाटाइटिस का शिकार हैं, जो अनपोल्यूटेड वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से हुआ है। लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी, हम अपने 8वें नंबर पे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से अफेक्टेड हैं। सो हमारी जो बायोडिवर्सिटी है, जो हमारी बहुत सी स्पीशीज़ हैं, उनको एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है। हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, फूड पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं रेमिडियल मेजर्स क्या हैं। इंक्रीज रोल ऑफ सार्क, UNOW, वर्ल्ड बैंक। हमें सार्क में और इसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में बात करनी होगी कि वो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी हेल्प करें, जैसा कि उन्होंने 1960s में हमारे साथ किया। अब हमें वो लोन्स दें, हमें मतलब कि डायरेक्ट अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, दिहमरबैशा में हमारी हेल्प करें। वर्ल्ड बैंक को ये कहें कि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको इंश्योर करे, उसकी जो टर्म्स थी, उसका जो एग्रीमेंट्स था। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, हमें नए डैम्स बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि दिहमरपेशा डैम्स प्रोजेक्ट है या डोसू प्रोजेक्ट है, कालाबाग डैम प्रोजेक्ट है। तो हमें ये कंसेंसस से बिल्ड करने की ज़रूरत है। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, डी सिल्टिंग की वजह से हमारी ऑलमोस्ट 25%, 13% तरबेला और मंगला की कैपेसिटी कम हो गई है। तो हमें डी सिल्टिंग करनी है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे डैम्स हमारे पास मौजूद हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन, हमारे पास रिसर्च वाटर काउंसिल है, PCWR है, और उसके बाद CCI है, उसके बाद IRSA है। तो हमें इन प्रोजेक्ट को फंक्शनल बनाना होगा। इशू मैनेज विद नेबर्स, इंडिया के साथ हमें बेहतर तल्लुकात करने होंगे, हमें इंडस वाटर ट्रीटी को इंश्योर करना होगा। चाइना के साथ करने होंगे, उनके साथ हमें जैसे वो हाई कमीशन लेवल पे बातचीत करनी होगी, तो जो ताकि हमारा वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर रहे। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स, हमें ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल इरीगेशन की तरफ जाना होगा। हमें पर ड्रॉप वाटर यील्ड को बढ़ाना होगा, जैसा कि इसराइल और इंडिया कर रहे हैं। हमें फ्लडिंग इरीगेशन को रोकना होगा। इस वक्त 90% हमारा वाटर है वो इरीगेशन पे यूज़ हो रहा है, और उससे जो आउटपुट है वो बहुत कम है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, कि जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं वो सिर्फ कागज़ों में बनती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, उनको प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस करें। रिपेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारे पास कैनाल सिस्टम है उसको रिपेयर करें, उसकी रिवैम्पिंग करें, जो इंस्टीट्यूशन है उनको बेहतर करें, ताकि जो हमारी 40% सीपेज है वो कम हो जाए, जो लैंड लॉसेज हैं वो कम हो जाएँ। सीमेंटेड करें, ब्रिक्स वगैरह लगाएं, ताकि हमारी जो लॉस है वो कम हो जाए, फिल्ट्रेशन कम हो जाए वाटर की। बाई एजुकेटेड द पीपल, हमारी जो इस वक्त फार्मर हैं वो अनएजुकेटेड है, उनको पता ही नहीं है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते, ड्रोन सिस्टम को अपनाना नहीं चाहते। वो हमें पानी पे पानी लगाए रखते हैं ताकि हमारी यील्ड बढ़ जाए। तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ड्रिप इरीगेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेज़र लैंड लेवलिंग की तरफ ले जाना होगा। फिल्ट्रेशन एंड डिसलाइनेशन प्लांट्स, कि जैसा सऊदी अरब ने या इंडिया ने किया है कि जो हमारे समुद्री एरियाज़ हैं वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं, ताकि जो वाटर अवेलेबिलिटी है बिग सिटी कराची वगैरह में वो इंश्योर करें। वाटर टैक्सेशन सिस्टम, इस वक्त वाटर हमारा वो इंडस्ट्री में है या एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है, लेकिन उस पर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो नहीं, हमें टैक्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि इससे हम वाटर के इंस्टीट्यूशन को और कनाल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। अवेयरनेस कैंपेन हमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू देनी पड़ेगी कि पानी को सेव करो, कैसे सेव करना है, हम किस तरह बचा सकते हैं, जैसे कि हम डोमेस्टिक यूज़ को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। मज़ीद ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 90% वाटर यूज़ हो रहा है, उस पर टैक्स कलेक्शन ज़ीरो है। तो हम उसमें टैक्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि जो वाटर है वो बेहतर इंप्रूव हो कर सकें, हम उसके रिसोर्सेज को इंप्रूव कर सकें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव कर सकें। तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। कंक्लूजन में यही है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वाटर अवेलेबिलिटी ना हुई तो जो हमारी ज़िंदगी का, पाकिस्तान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इससे जंगों से दुनिया ख़त्म नहीं होती, दोबारा फिर डेवलप हो जाती है। जो पानी है, इससे ज़िंदगी ख़त्म होने का ख़तरा है। तो हमें सॉलिड स्टेप लेने की ज़रूरत है। थैंक यू।